दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्रोमैटोग्राफी और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमैटोग्राफी कि लैब के अंदर पेपर क्रोमैटोग्राफी को कैसे परफॉर्म किया जाता है। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं फिल्टर पेपर एंड दिस फिल्टर पेपर इज यूजुअली वॉचमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होती है। मींस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। इस स्ट्रिप के बेस पे पेंसिल से एक मार्जिन लाइन लगा दी जाती है एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज बेस लाइन। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि नीचे वाले ऐसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक ऊंची हो सकती है। मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो उसको प्लेस किया जाता है इस बेस लाइन के ऊपर एंड यू कैन सी दिस। हमारे पास 3 तरह की इंक्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और अगर इन तीनों का मिक्सचर बनाए तो ये आपके पास जो स्पॉट नजर आ रहा है ये इन तीनों का मिक्सचर होता है। अब इस पेपर को हम रख देते हैं क्रोमैटोग्राफिक टैंक के अंदर। अब उसकी सेटिंग क्या होती है उसको देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक शीशे का बना हुआ जार एंड दिस जार इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफिक टैंक। इस क्रोमैटोग्राफिक टैंक के अंदर हम एक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। ये वो सॉल्वेंट है जो कि मूव करेगा। दिस इज अ मोबाइल फेस और इसके ऊपर आपको एक क्लिप नजर आ रहा है। इस क्लिप के साथ आप फिल्टर पेपर को हैंग करते हो। अब फिल्टर पेपर को हैंग इस तरह से करना है कि इसकी जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है ये सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर डिप ना करे, ये ख्याल रहे। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये जो लिक्विड है एक कैपिलरी एक्शन के जरिए से पेपर के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। जब ये लिक्विड ऊपर मूव करेगा तो होगा ये कि जो कंपोनेंट जिसकी एफिलिएशन इस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा थी वो ऊपर जा चुका है और सॉल्वेंट ने यहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया है और इसे बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ए कंपोनेंट काफी ऊपर जा चुका है, बी कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है वो आप लोग कह सकते हैं तकरीबन इंटरमीडिएट है और सी जो है ये तो सारे का सारा ही अप्रोक्सीमेटली नीचे रह चुका है। तो सी की जो एफिलिएशन है वो बेसिकली फिल्टर पेपर पे पड़े वाटर के साथ ज्यादा है। तो इस केस में हमारे पास जो मोबाइल फेस है वो बेसिकली ये वाला सॉल्वेंट है और ये नॉर्मली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और इस केस में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है वो फिल्टर पेपर के ऊपर मौजूद वाटर है। अब यहां पर हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। Now what is retardation factor? Retardation factor basically एक रेशियो है और इसको RF से शो करते हैं and that ratio is equal to distance traveled by
सल्यूट या मिक्सचर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो कि क्रोमैटोग्राफी टैंक के अंदर है। नाउ इस आरएफ वैल्यू से हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सॉल्वेंट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये बेस लाइन से लेके यहां तक जो फासला है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं y से। अब आपने जो कंपोनेंट A है, इसका डिस्टेंस लेना है बेस लाइन से, एंड सपोज दैट कि ये हमारे पास डिस्टेंस स्मॉल a के बराबर आता है। फिर आपने B का जो फासला है वो बेस लाइन से लेना है। अब B का जो फासला बेस लाइन से आएगा, इसको आप रिप्रेजेंट कर दे स्मॉल d से। फिर आपने क्या करना है, C का जो फासला है इसको बेस लाइन से मेजर करना है और उसको आप लोग रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल c से। अब RF वैल्यू A के लिए निकालते हैं। RF वैल्यू जब A के लिए निकलेगी तो A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, और सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इक्वल टू y। अब अगर RF वैल्यू हम B कंपोनेंट के लिए लेते हैं तो उसमें B कंपोनेंट ने जो फासला तय किया उसको डिवाइड कर देंगे जो फासला सॉल्वेंट ने तय किया, और अगर हम इसको C कंपोनेंट के लिए मालूम करते हैं तो C कंपोनेंट ने जो फासला तय किया उसको डिवाइड कर देंगे उस फासले से जो कि सॉल्वेंट ने तय किया। अब अगर RF की वैल्यू बड़ी है तो इट मींस दैट ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा और नीचे वाला फैक्टर कम। लेकिन आप देख सकते हैं कि A कंपोनेंट के लिए RF वैल्यू A के लिए सबसे ज्यादा होगी। उसकी रीजन ये है कि A कंपोनेंट ने फासला जो है मोबाइल फेज के साथ बहुत ज्यादा तय किया है, और साथ में हमारे पास उसका जो वैल्यू है वो Y से कंपेरेबल है, जबकि RF की जो वैल्यू है वो C कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन फैक्टर हाई है। इट मींस दैट कि जो C कंपोनेंट है वो नीचे ही रह रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर नहीं जा रहा, उसकी एफिलिएशन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है। तो इट मींस दैट कि अगर रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस दैट कि स्टेशनरी फेज के साथ जो एफिलिएशन होगी वो ज्यादा होगी, तो मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो फिर स्टेशनरी फेज के साथ नीचे ही रह जाएगा, सॉल्वेंट के साथ ऊपर कम ही मूव करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिटार्डेशन फैक्टर। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो एनिमेशन की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमैटोग्राफिक टैंक है। इस क्रोमैटोग्राफिक टैंक के अंदर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर लेते हैं और इसको काफी टाइम तक ऐसे ही रखते हैं ताकि इसके अंदर जो वेपर्स हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ये अंदर से फुली सैचुरेटेड हो जाए। उसके बाद जिसके ऊपर आपने इंक या मिक्सचर को ऐड किया हुआ है उसको एक क्लिप होल्डर की मदद से इसके अंदर लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर ये आ गया सॉल्वेंट, कुछ टाइम के लिए हम रख देंगे एंड देन इसके अंदर हमने फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर के साथ देख सकते हैं कि जो लिक्विड है वो ऊपर जा रहा है। जब लिक्विड ऊपर जा रहा है तो ए कंपोनेंट ऊपर चला गया, बी कंपोनेंट और ऊपर चला गया और उसके साथ सी कंपोनेंट और ऊपर चला गया। सो जो एम मिक्सचर था उसके अंदर मौजूद ए बी सी यानी कि ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, ये जो इंक के डॉट्स थे ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए और इस तरह से हमारे पास सल्यूट सेपरेट हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं
वो फिल्टर पेपर के ऊपर वाज़िया नहीं होते। उनको वाज़िया करने के लिए हम कोई ना कोई एक लुकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जब लुकेटिंग एजेंट को फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमाइनो एसिड के केस में देखा जाए तो कंपोनेंट्स अपीयर नहीं होते, तो हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं निनहाइड्रोइन। जब निनहाइड्रोइन को हम स्प्रे करते हैं तो अमाइनो एसिड के जो कंपोनेंट्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर वाज़िया हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ पेपर क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द यूनिट्स ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली दो सेम क्वांटिटी के दरमियान एक रेशियो है। So that's why this is a dimensionless quantity. इसका कोई यूनिट नहीं होता, so there is no unit of retardation factor. Now this is the end of chromatography as well as chapter number 2.